नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को दिवंगत भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव ढकिया परवेशपुर पहुंचे। उन्होंने मानवेंद्र सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावपूर्ण नमन किया। उसके बाद उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री दिवंगत के गांव पहुंचे और परिजनों से मिलकर बातचीत की और उनका दिवंगत विधायक के गांव पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां पर उन्होंने परिजनों से मिलकर बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। दिवंगत विधायक के गांव पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां पर उन्होंने उनको पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है और उनके परिजनों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवंगत विधायक के घर पहुंचे, जहां पर उनके परिजनों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की और दिवंगत विधायक को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री दिवंगत विधायक के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अयोध्या और राम मंदिर से गोरक्ष पीठ की 3 पीढ़ियों का नाता रहा है। यह नाता करीब 100 साल पुराना है। इस दौरान राम मंदिर को लेकर होने वाले हर आंदोलन में तब के पीठाधीश्वरों की केंद्रीय भूमिका रही है और गोरखपुर स्थित इस पीठ के मौजूदा पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उनके दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेदनाथ ने जिस अयोध्या और वहां जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का सपना देखा था, जिस सपने के लिए संघर्ष किया था, वह 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साकार होने को है। बाईस जनवरी को आपको बता दें कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इस राम मंदिर के निर्माण के पीछे कई लोगों ने बलिदान दिए हैं। कई वर्षों से ये राम मंदिर निर्माण की लड़ाई चली आ रही है, जिसे अब पूरा करते हुए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसके लिए सभी काफी उत्साहित हैं। बता दें कि इस राम मंदिर के निर्माण के लिए काफी लोगों ने बलिदान दिए हैं। वहीं राम मंदिर से गोरक्ष पीठ का भी गहरा नाता रहा है। बरेली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और 170 विकास परियोजनाओं का वहां लोकार्पण किया है। योजनाओं पर 3,405 करोड़ की लागत बताई जा रही है। स्मार्ट सिटी के संकल्पना को साकार करने के लिए डबल इंजन के साथ एक ट्रिपल इंजन को भी जोड़ने की आवश्यकता है और मैं आभारी हूं बरेली की जनता जनार्दन का कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर विश्वास किया और मोदी जी का जो विजन है वही हमारा मिशन है और उस मिशन को आपने अपना आशीर्वाद देकर के श्री उमेश गौतम को यहां पर महापौर के रूप में चुना। मैं इसके लिए हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज उसी क्रम में ये 3405 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री बरेली जनपद के लिए स्वीकृत कराए हैं, अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं हैं। इनमें सड़क भी है,
इनमें स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए भी हैं और बरेली के विकास, रोजगार और बरेली को वास्तव में नाथ नगरी के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना को साकार करने वाली इन परियोजनाओं के लिए आप सभी बरेली के मतदाता भाइयों और बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा नया भारत जो वैश्विक स्तर पर जब चलता है तो दुनिया उसका अनुसरण करती है। एक ऐसा भारत जिस पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, जो भारत की 140 करोड़ की आबादी के गौरव को बढ़ाता है, उनके सम्मान को बढ़ाता है। तो देश के अंदर सुरक्षित हुआ भारत। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के और विकास की भी बड़ी बड़ी योजनाएं, हाईवे, रेलवे, अत्याधुनिक एयरपोर्ट, आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थान आज भारत को नई पहचान दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी की परियोजना हो या हर घर नल की परियोजना, आज तो विकास की इतनी सारी योजनाएं हैं कि जहां भारत के इस नए भारत के दर्शन करते हुए पूरी दुनिया इनसे अभिभूत है, वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं के एक नए मानक इस नए भारत में स्थापित किए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के साथ ही कितना लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है उसको जानने और वह मेरी कहानी, मेरी जुबानी के माध्यम से अपनी सफलता कहानी को जनता जनार्दन के सामने कहे और जिसको योजना का लाभ मिला वह कहेगा, जिसको नहीं मिला है उसका भी रजिस्ट्रेशन होकर के उसको भी आने वाले समय में हम 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का पूरा को पूरा वह मोदी जी का विजन है, जो बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर नागरिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भाइयों बहनों, यहां चेहरा देखकर के योजनाएं नहीं की जाती। अगर विकास गाजियाबाद और नोएडा में होगा, वाराणसी और गोरखपुर में होगा, प्रयागराज और लखनऊ में होगा, तो बरेली को उस विकास से कोई वंचित नहीं कर सकता है। यहां पर भी तो अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बनता है, अगर प्रयागराज में कुंभ का कॉरिडोर बनता है, अयोध्या में अयोध्या धाम का कॉरिडोर बनता है, तो हमारे बरेली में भी नाथ कॉरिडोर को हम आज फाइनल स्वरूप देने के लिए ही बरेली आए हैं। नाथ कॉरिडोर को जोड़ने वाले जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं, इन सबको स्वीकृत देने के बाद ही हम बरेली आए हैं और अगली बार जब आएंगे इन सबका लोकार्पण करने जरूर आएंगे, क्योंकि ये हमारी विरासत की पहचान है। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। आजादी के अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ भारतवासियों के सामने एक लक्ष्य रखा और वह लक्ष्य रखा कि हमें आज तो देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, लेकिन जब देश अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जिसे आप विकसित भारत कह सकते हैं। हर चेहरे पर खुशहाली हो,
हर नौजवान के हाथों में रोजगार हो, हर किसान खुशहाल हो, हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, हर व्यापारी अपने व्यापार के माध्यम से देश की प्रगति के मार्ग में मजबूती के साथ सहभागी बने। भारत का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस दिशा में प्रयास करेगा तो विकसित भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 संकल्प पंचप्रण के रूप में हम सबके सामने रखे। ये पंचप्रण उसी संकल्पना का आधार है जिस विकास की योजना को लेकर आज हम सब यहां पर आए हैं। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिए वोकल फॉर लोकल, हमें अपने स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करना पड़ेगा, स्थानीय हस्तशिल्पी को सम्मान देना पड़ेगा, स्थानीय कारीगर के कार्य को महत्व देना पड़ेगा। और इस दिशा में चाहे वो किसान हो, चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे वह हमारा कारीगर हो, इनके कार्य को सम्मान देते हुए इसे आगे बढ़ाना। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना और पीएम विश्वकर्मा या पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना उसी क्रम में लागू के लिए योजना। गुलामी के अंशों को सुगमता समाप्त करना। हम गुलामी की मानसिकता से नहीं जीत सकते कि यूरोप और अमेरिका में अच्छा, दुनिया में अच्छा, हमारा खराब, ये नहीं हो सकता। हमारा जो है वो सबसे अच्छा है, सबसे उत्कृष्ट कोटि का है। और अगर कहीं कोई कमी है उसका परिमार्जन करके उसको उत्कृष्टता बनाने का कार्य करेंगे। यह है गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने का एक लक्ष्य। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। आपने देखा होगा विरासत पर गौरव की अनुभूति। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक विजन दिया गया था, हर घर तिरंगा का। एक कार्य दिया गया था, हर उस परिवार के साथ मिलिए जो देश की आजादी के लिए लड़ा था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, देश की सुरक्षा में कार्य करने वाले जवान हो, सुरक्षा बलों के जवान हैं, उनके परिवार वालों से मिलो, उनको सम्मान दो और साथ साथ अपने पौराणिक पहचान को बनाने के लिए कार्य करो। काशी विश्वनाथ का धाम हो, बद्री केदारनाथ का पवित्र धाम हो, महाकाल का महालोक हो, या फिर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, ये भारत की विरासत का ही सम्मान का कार्य है। भारत के विरासत का सम्मान कोई सोचता था? अयोध्या, लोग अयोध्या के नाम लेने से ही अपने आप कुछ संकोच करते थे, भयभीत होते थे। लोगों में ऐसे लगता था जैसे अयोध्या का नाम लेंगे तो पता नहीं कहां से करंट लग जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है और ये हम सब सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि भाइयों बहनों, यानी 500 वर्षों से जो लंबा संघर्ष चला, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगर नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नए उत्तर प्रदेश में त्रेता युगीन अयोध्या के दर्शन भी आपको करने को मिल जाएंगे। अयोध्या की जितनी भी परियोजनाएं थी, उन परियोजनाओं का लोकार्पण हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 30 दिसंबर को संपन्न कर दिया है और अब 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। कल मैं अयोध्या में था, जहां अयोध्या में पहले ये गाड़ी नहीं चल पाती थी, आप 4 लेन की कनेक्टिविटी देखिए। जहां अयोध्या में पहले हवाई जहाज की बात तो बहुत दूर थी, आज वहां पे यानी सिंगल मीटर गेज था रेल का, आज डबल गेज के यानी ब्रॉड गेज के साथ डबल लाइन वहां पहुंच चुकी है। एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट बन चुका है। ये सभी कार्यक्रमों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने 30 दिसंबर को कर दिया है और अभी तो वाटरवे के साथ भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। वाटरवे के साथ इनलैंड वाटरवे
अयोध्या की कनेक्टिविटी बेहतरीन कर दी। जहां से भी कोई अयोध्या श्रद्धा के भाव से आएगा, सम्मान के साथ प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके जाएगा। यही है विरासत का सम्मान। एक बार एकात्मता के लिए कार्य करना। जो लोग जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, समाज में विश्वमन करना चाहते हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, विभाजन की राजनीति उत्तर प्रदेश के सामने, यहां के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और आज हमें सावधान होकर के विकास के बारे में सोचना है, विरासत के बारे में सोचना है, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना है। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए आगे बढ़ना है। और इन सबको प्राप्त करने के लिए जो अंतिम संकल्प है वह है हमारे नागरिक कर्तव्य। एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व क्या है? मेरा दायित्व होना चाहिए पहला मेरा देश। मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम। मेरे साथ बोलेंगे, हर काम देश के नाम। पहला देश, फिर समाज, फिर परिवार और अंत में मैं स्वयं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने पहुंचे और 10 से 12 जनवरी तक सम्मेलन के 10वें संस्करण का आयोजन होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया। मिस्टर फिलिप न्यूसी, प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक, हिज एक्सलेंसी Mr. Ramos Horat, President of Timor-Leste, His Excellency Mr. Petr Fiala, Prime Minister of Czech Republic, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, देश विदेश से आए हुए सभी विशेष अतिथि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को 2024 की अनेक अनेक शुभकामनाएं। निकट भूतकाल में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। इस अमृतकाल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है और इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। इस समिट में आए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत की इस विकास यात्रा के अहम सहयोगी हैं।
मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वाइब्रेंट गुजरात में इस समिट में उनका यहां चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होना भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। कुछ देर पहले हमने उनके विचार सुने। भारत को लेकर उनका विश्वास, उनका सहयोग बहुत ही गर्मजोशी से भरा हुआ है। जैसा उन्होंने कहा, वाइब्रेंट गुजरात समिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियों और अनुभव साझा करने का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गई है। इस समिट में भी भारत और यूएई ने फूड पार्क्स के विकास के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, इनोवेटिव हेल्थ केयर में निवेश के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई की कंपनियों द्वारा कई बिलियन डॉलर के नए निवेश पर सहमति बनी है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा गिफ्ट सिटी में ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। ट्रांसवर्ल्ड कंपनी यहां एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग एक्टिविटीज भी शुरू करने जा रही है। भारत और यूएई ने जिस तरह अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है, उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को जाता है। फ्रेंड्स, मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी न्यूसी से कल भी मेरी बहुत विस्तार से बात हुई है। उनके लिए तो गुजरात आना पुरानी यादों को ताजा करने जैसा है। प्रेसिडेंट न्यूसी आईआईएम अहमदाबाद के एल्यूमनाई है। भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी G20 प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। प्रेसिडेंट न्यूसी की भारत यात्रा से हमारे संबंधों को तो बल मिला ही है, भारत अफ्रीका के बीच घनिष्ठता और बढ़ी है। साथियों, चेक के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी पैत्र फियाला जी की ये पहली भारत यात्रा इस पद पर है। वैसे वो भारत पहले भी आए हैं। चेक लंबे समय से वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ा हुआ है। भारत और चेक के बीच टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हिज एक्सेलेंसी पैत्र फियाला, मुझे विश्वास है। चलिए, इस बुलेटिन में हमारे साथ फिलहाल बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।